आज हम कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 2 जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। उसमें आपको अभी तक पिछले वीडियो में आपने इस अध्याय में पढ़ा आर.एच.बी. टेकर का 5 जगत वर्गीकरण और वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है इस बारे में। अब इसमें अगला टॉपिक आपको अध्ययन करना है वायरस यानी विषाणु के बारे में। तो आज के वीडियो में हम विषाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। विषाणु 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। विष धन अणु यानी वह अणु जो विषैले अणुओं से मिलकर के बना हुआ विषाणु है। यह जंतु पादपों में अनेक प्रकार के रोग ही उत्पन्न करता है, किसी प्रकार के लाभदायक क्रिया नहीं करता। और यह विष अणु जिस नाम से ही स्पष्ट है कि कितना ये खतरनाक है। आगे देखिए, अब हम विषाणु की खोज के बारे में इस चर्चा करेंगे। विषाणुओं की खोज कहाँ से हुई? बात 1990 की दशक की है जब, और उससे भी पहले की बात है रूस में 1850 से लेकर के 1890 तक वहाँ के किसानों को इन 40 सालों में तंबाकू की खेती में बहुत नुकसान हुआ करता था। उसका कारण था कि वहाँ पर रूस में तंबाकू की खेती बहुत अधिक की जाती है और तंबाकू की खेती ही वहाँ कृषि का मुख्य आधार है और वहाँ की इकोनॉमिकल सिस्टम का एक सबसे बड़ा घटक है तंबाकू की खेती, और वहाँ की अर्थव्यवस्था इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी है। अब हम बात करें कि यह रोग वायरस की खोज कहाँ से हुई। रूस में किसान सबसे ज़्यादा भूखमरी के शिकार और वहाँ पर मरने के कगार पर पहुँच गए, क्योंकि वहाँ पर जो तंबाकू की खेती होती थी उस तंबाकू की पत्तियों में एक रोग लग जाया करता था जिसे चितेरी रोग कहते हैं। इस चितेरी रोग में क्या होता था कि पत्तियों के ऊपरी भाग में यानी पर्णफलक जो है पत्तियों का, इस पत्तियों में वायरस जा कर के चिपक जाते थे, जिससे पत्तियां फट जाती थीं और सूख करके गिर जाते थे, क्योंकि फटने के कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण हो नहीं पाता था और उसमें हरिमीनता यानी कि हरित लवक की कमी हो जाती थी और जिससे पत्तियां सूख करके गिर जाती थी। तो पत्तियों से ही तंबाकू बनता है और पत्तियों के गिर जाने से तंबाकू की फसल में बहुत अधिक नुकसान हुआ, और ये नुकसान इतना ज़्यादा हुआ कि जिसके चलते वहाँ के किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और यह रोग कई सालों तक चलता रहा, लेकिन पहले के जो साइंटिस्ट थे उस समय के, वह यह सोचा करते थे कि यह किसी बैक्टीरिया के कारण या किसी अन्य वजह से यह रोग लगता है, लेकिन किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि यह रोग किसी अन्य चीज़ से भी लग सकता है। उसी समय रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवेस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्तियों में सबसे पहले वायरस को देखा और उसने कहा कि तंबाकू की पत्तियों में जो चितेरी रोग लगता है जिससे पत्तियां फट करके सूख करके गिर जाती हैं, वास्तव में यह किसी बैक्टीरिया या किसी अन्य वजह से यह रोग नहीं लगता, बल्कि यह विषाणु से लगता है, वायरस से लगता है। अब हम देखेंगे कि वायरस की और क्या क्या प्रकृति होती है। सबसे पहले आप ये जान लिए, विषाणुओं की खोज इवानोवेस्की ने 1892 में की थी। किसमें की थी? सबसे पहला विषाणु तंबाकू की पत्ती में खोजा गया था, तंबाकू की पत्तियों में, क्योंकि यह तंबाकू की पत्तियों में चितेरी नामक रोग उत्पन्न करता था, जिससे पत्तियां बीज से फट जाती थीं और सूख कर गिर जाते थे।
तंबाकू की पत्तियों में खोजे जाने के कारण इस पहले वायरस का नाम TMB रखा गया। यानी विश्व में खोजा गया प्रथम वायरस का नाम क्या है? TMB। TMB का मतलब होता है टोबैको, T फॉर टोबैको, M फॉर मोजाइक, B फॉर वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस, यानी तंबाकू में लगने वाला जादुई विषाणु। इसे जादुई विषाणु इसलिए कहा गया क्योंकि जब ये किसी फसल पर लगता था तो पूरा खेत फसल नष्ट हो जाती थी और किसान को कुछ भी नहीं मिलता था। अब देखिए, इवानोव्स्की द्वारा वायरस की खोज की जाने के बाद अब वायरस के संबंध में वैज्ञानिकों ने आगे जानकारियां जुटानी प्रारंभ कर दी। इसी क्रम में WM बेंजोरिक ने WM बेंजोरिक ने क्या किया कि जो रोगग्रस्त पत्तियां थी तंबाकू की, ये जो रोगग्रस्त पत्ती थी तंबाकू की जिस पे वायरस का अटैक हो चुका था, इन पत्तियों को उसने लिया और रगड़ करके इन पत्तियों को लिया और स्वस्थ पौधे के साथ रगड़ दिया। जैसे ये इन्फेक्टेड लीफ है, ठीक है, और ये हेल्दी लीफ है, इसमें रोग नहीं है और इसमें रोग है, ये रोगग्रस्त है, ये रोगग्रस्त नहीं है। इस पत्ती को बेंजोरिक ने लेकर के, रोगग्रस्त पत्ती को लेकर के स्वस्थ पत्ती से रगड़ दिया तो अगले दिन उसने देखा कि स्वस्थ पत्ती भी रोगग्रसित हो जाती है। इसका मतलब है ये वायरस किसी भी के संपर्क में आने पर तुरंत क्रियाशील हो जाते हैं और तुरंत अपने गुणधर्म प्रदर्शित करने लगते हैं। अब आगे इसी आधार पर आगे देखा गया, इसे तरल विष कहने लगे लोग। तरल विष का मतलब ऐसा विष जो लिक्विड फॉर्म में हो। इसके बाद इसका नाम विषाणु रख दिया गया, यानी विष के अणु। उसके बाद स्टैनले ने इसे 1935 में 1935 में इसे क्रिस्टल के रूप में पृथक किया। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे रवे के रूप में, कण के रूप में इसे क्रिस्टलाइज किया, यानी क्रिस्टल के रूप में इसे प्राप्त किया। और उसके बाद 1944 में 1944 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डार्लिंगटन ने सबसे पहले विषाणुओं की संरचना देखी, यानी वायरस का स्ट्रक्चर। आपने जिन बिंदुओं को पढ़ा आप देखिए उसे एक बार। विषाणुओं की खोज 1892 में इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू के पत्तियों में की। यह सबसे पहला विषाणु तंबाकू में खोजा गया, इसीलिए इसका नाम TMB रख दिया गया। और विश्व का सबसे पहला खोजे जाने वाला विषाणु TMB ही है, यानी टोबैको मोजाइक वायरस, यानी तंबाकू का जादुई विषाणु। जादुई विषाणु इसलिए कहा गया क्योंकि वह एक साथ जिस फसल में लगता पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती थी। अब हम देखेंगे आगे, उसके बाद इसके बारे में खोजें और आगे जारी हुई। फिर WM बेंजोरिक ने क्या किया कि इसके गुणधर्म यानी इसके संक्रमण की क्षमता का पता लगाने के लिए एक रोगग्रस्त पत्ती को दूसरे स्वस्थ पत्ती के साथ रगड़ा तो वह देखता है कि स्वस्थ पत्ती भी रोगग्रस्त हो जाती है। उसके बाद 1935 में स्टैनले मिलर ने विषाणुओं को उस पत्ती से अलग करके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, रवे के रूप में प्राप्त किया।
1944 में डार्लिंगटन ने विषाणुओं की संरचना का अध्ययन किया, यानी विषाणु किससे बने होते हैं इस बारे में जानकारी उसने हासिल की। अब हम आगे अध्ययन करेंगे विषाणु सजीव है अथवा निर्जीव है। देखिए, विषाणु सजीव है या निर्जीव, इस बारे में आपको जानना है कि वायरस हैं आखिर क्या है वायरस, जिसके बारे में इतनी जानकारियां होने के बावजूद बरसों तक साइंटिस्ट और लोग यही सोचते रहे कि विषाणु सजीव है या निर्जीव। 1950 से 60 तक के दशक तक यह एक भ्रम बना रहा कि विषाणु निर्जीव है या कि सजीव है। अब हम आज इसके बारे में इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि विषाणु सजीव है कि निर्जीव है। विषाणु की सजीवता का अध्ययन हम पहले करेंगे, और उसके पश्चात विषाणु की निर्जीवता का अध्ययन हम करेंगे। आखिर एक छोटा सा विषाणु जो कि महीन एक कण है, एक इतना छोटा कण है जिसे हम छोटी मोटी सूक्ष्मदर्शी से देख भी नहीं सकते। विषाणुओं को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो भी उच्च क्षमता वाली, तब जा कर के हम विषाणु को देख सकते हैं। आप एक बार यहाँ देखेंगे, जैसे हमने बिंदु लगा दिया जो शायद ही आपको बड़े मुश्किल से दिखाई दे रहा हो, या अपने पेन से आप कॉपी पर एक बिंदु लगा दीजिए और उस बिंदु को देखिए, उतने स्थान में लगभग करोड़ों वायरस आ सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, और मात्र एक वायरस आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी हो सकता है। तो इतनी छोटी संरचना होते हुए भी यह निर्णय कर पाना मुश्किल था कि विषाणु सजीव है अथवा निर्जीव है। पहले हम विषाणुओं की सजीवता का अध्ययन करते हैं। किसी भी सजीव का सबसे प्रमुख गुणधर्म होता है कि वृद्धि एवं विकास करना, जो इसमें भी पाया जाता है। वृद्धि व विकास यानी ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। दूसरा, ये भी जनन करते हैं, यानी इनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, ये अपने ही समान नई संतान उत्पन्न कर देते हैं, तभी तो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अगला, ये मूलतः गमन भी कर लेते हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे वायु हो, जल हो या कुछ हो। इन सारी प्रक्रियाओं को ये अपनाते हैं। इसके अलावा इनमें जो अनुवांशिक पदार्थ है वो भी पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब डीएनए और आरएनए, उसमें ये भी उपस्थित होता है, जबकि किसी निर्जीव में ये उपस्थित नहीं होते हैं। और इसके अलावा ये द्विगुणन प्रक्रिया भी करते हैं, मतलब अपने ही समान नए जीव बनाने की क्षमता भी रखते हैं। अगला एक काम जो सबसे महत्वपूर्ण करते हैं, जिससे सजीव होने का पूरा आभास हो जाता है, वह यह है कि ये ताप, दाब और वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी इनमें सेंसिटिविटी पाई जाती है, और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता सजीवों का लक्षण होता है। तो इन बिंदुओं पर अगर हम ध्यान दें तो उस आधार पर हम कहते हैं कि विषाणु सजीव हैं, वायरस आर लिविंग। बट अब हम इसके निर्जीव बिंदुओं पर अगर ध्यान दें तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले, विषाणु तभी सजीव होते हैं जब वह किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं।
यानी अकेले स्वतंत्र रूप से ये सजीव कभी नहीं होते। मतलब सजीव कोशिका के जब तक संपर्क में नहीं आएंगे, सजीव के संपर्क में जब तक नहीं आएंगे तब तक ये सजीव नहीं होंगे। आप देखिएगा, जैसे एक कोशिका है, ये हेल्दी सेल है, ठीक ना, और किसी एनिमल्स की है, मान लीजिए ह्यूमन की सेल है, आदमी की एक कोशिका है, जीवित कोशिका, लिविंग। अब एक वायरस का कण है, वायरस है ही एक कण, वायरस का कण है, और जब एक कण अगर अकेला यहीं पड़ा है तो निर्जीव रहेगा, लेकिन यही कण जब इस सजीव कोशिका के साथ जुड़ जाएगा तो तुरंत सजीवों जैसा लक्षण प्रदर्शित करने लगेगा। कहने का तात्पर्य है, विषाणु यदि अकेले स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो निर्जीव के समान होता है, ना तो उसमें कोई वृद्धि एवं विकास होता है, ना तो कोई जनन होता है, ना तो कोई गमन होता है, ना तो वह किसी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप को प्रदर्शित करता है। परंतु जैसे ही वह किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तुरंत वह सजीवों जैसा लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। इस प्रकार से विषाणु सजीव भी है और निर्जीव भी है। अतः हम इस निष्कर्ष पर अंत में पहुँचते हैं कि विषाणु ना तो सजीव ना तो निर्जीव, अपितु सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है।